में है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जन्म और उसके जो कुछ कृतियाँ हैं उसको पहले पढ़ रहे थे। पर्सपेक्टिव, जगदीश चंद्र माथुर, ये जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसका जन्म एंड निधन, ठीक है ना। तो जन्म होता है 16 जुलाई 1917 को और निधन हो जाता है इसका 14 मई 1978 को, ठीक है ना। जन्म स्थान शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा MA अंग्रेजी में किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। इन्होंने 1941 में ISC परीक्षा उत्तीर्ण किया। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उन्होंने उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए, ठीक है ना। कार्य 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। सम्मान विद्यावारिधि की उपाधि से विश्वभूषण कालिदास अवार्ड के और बिहार राज्यसभा पुरस्कार से सम्मानित। कृतियाँ 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन एवं सरस्वती का प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित किया। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी, कोकान, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना में रेखा चित्र और संस्मरण है। परंपराशील नाटक 1960। उनकी समीक्षा दृष्टि की परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जन संचार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह भी है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृत कर्मी एवं प्रशासन थे। उनका कार्यक्षेत्र बिहार था और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की एक विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। इतिहास के संस्कृत परंपरा और लोकवर्ती की भूमिका के दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत थी। नाटक और उसके बहुविधा शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। उसके नाटक लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। इसका प्रमाण उनका छोटी बड़ी तमाम नाटकीय कृतियाँ हैं जो मंचन और अभिनेता के दृष्टि से सफल मानी जाती है। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा अपेक्षाकृत रूप से सीमित और छोटा था। उसमें प्रत्यक्ष परिवेश और अनुभव की शायद न्यूनता भी थी जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते थे, किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता नहीं रही। इसके बदले विस्मयजनक रूप से एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है। प्राकृतिक रुचि इसका लेखन में साहित्य की ऊंची प्रदान करता है। श्री माथुर जी ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्होंने एक मानवीय लेखन के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका जो इस कहानी सबका या निबंध का जितने भी है ये सबका समरी भी एक अलग से वीडियो लेक्चर में आएगा। ये जो कंप्लीट वीडियो है ये एक फाउंडेशन वीडियो है ना, हिंदी का एक तरफ से, क्योंकि हिंदी किताब कोई पढ़ना नहीं चाहता लेकिन पढ़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े लेखक जो लिखे गए हैं आखिर क्यों लिखे हैं, कोई सोच समझ कर लिखा है ना, और इसके लिखा है तो ये किताब में छपना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। हिमालय और
तलहटी में जंगलों की गोदी से उतारकर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सीख रही है। एक नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साला और एवं अन्य जंगली वृक्षों की बढ़ गई हुई सी पातें, दूर दूर तक समतल की गई भूमि। ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिससे परिहात वासना कर दिया। तभी तो लाज से सिकुड़ी सी इन नदियों में जल नाम मात्र का हो गया है। बालू की डगरों के बीच कोई खोई सी रह गई ये धाराएं जो कभी वनश्री के ढके वक्षस्थल में किलकती रहती थी, अब वे भी किलकती नहीं है। या तो लाज में गाढ़ी निस्पंद सिकरती रहती है, या तो बरसात के दिनों में उन्मत्त यौवन वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नृत्य करती है। मसान, सीकराना, पंडाई पूजाई फैला फैला कर उसी मानव के परोस को ललकारती है जिसे ने उनके निर्वासन किया है। सन 62 की बाढ़ की दृश्य जिन्होंने देखा कि रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी, लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र के मल्लों मारियों और शाक्यों के उपदेश देने जाया करते थे तो ये नदियाँ संयमित थी। घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका हुआ था। बाढ़ आती थी, इतना प्रचंड नहीं था। पिछले 6-7 सालों में महाबाण जो चंपारण से गंगा तक फैला था काटता हुआ चला गया। ऐसी ही अनगिनत मूर्तियाँ का भंजन होता गया। वृक्ष भी प्रकृति देवी बन से एक कहानी सुनिए। यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य निपृति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए और यहीं पर बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृत इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमिया प्रक्रिया से परिचित हुए। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। हरि सिंह देव का दुर्ग वन की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों के से अधिक दुर्भवन जान पड़ा। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विपट तनी पर आघात किया। उसने गिरते ही बिजली सी दौड़ गई थी। उसके सैनिकों में और हजारों तलवार घने वन के वृक्षों पर टूट पड़े। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्होंने नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटना शुरू हुआ, कटते कटते आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि सरसियों की खान, जहाँ बीज डालने पर भी दरकार है। घने जंगल की स्मृतियों में मानो पैदावार ललक उठती है। या यो चाहो 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी द्वार खोले थे, तो अब हल और ट्रैक्टर के ही धरती को खजाने की अनवरती कर रही है। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है कि आदिकालीन से आने जाने वाले तांता बांध रहा हो। जंगल से छीनती धरती जीतने के लिए पुष्टि का हाथ बाहर आ रहा है। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जातियाँ आकर बसी है। धारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं कि वे लोग अपनी आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द थार राजस्थान से निकलता है। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था नील की खेती के लिए। सिलसिले में ये लोग दक्षिण बिहार के नागपुर वठार से लाए गए थे। वहाँ के आदिवासी जातियाँ ओडवा, मुंडज, लाहौर इत्यादि के वंशज थे। धाकड़ शब्द का अर्थ ओडवा भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। इनके लोकगीतों में 2 वर्ष के पूर्व उस महाप्रस्थान की कथा बिगड़ पड़ी जब नील की खेती इस काम
के लिए अंग्रेज साहब का रामनगर तत्कालीन राजा इन्होंने यहाँ लाए और बरसों तक इसके लगभग गुलामी जीवन का बिताना पड़ा। आपस में धांगड़ मिश्रित ओड़वा भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी में या मेरसी में। दक्षिण बिहार के गया जिले में भूया लोग इसी भांति नील की खेती करते हैं और हिमालय की इस तलहटी में लाए गए ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इस कर्मठ मजदूर से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते और किंतु संपदा में भागी ये कभी ना बन पाए। आने वाले को ताता बांधव को रहा था आक्रमणकारी से त्रस्त राजकुल के वंश आजीविका के। अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया। इस भूमि ने पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया। पूर्वी बंगाल से शरणार्थी चंपारण में शायद पहला प्रयास किया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को 19 योजना के अनुसार बरसाने कथारवों और धांगरों के बीच यह सस्य श्यामला भूमि की उनकी धृत बनी और बिछुड़ी माता के सुखद संस्कार की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर में चरणोत्पत उड़ेला इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृतियों का प्रतिध्वनि है। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव इस वीणा की विविध रंगनी सुनने को मिली। थारों के अनुपम गृहकला, धांगरों के नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वसित किसानों के करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक दोहती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, तथापि थारों की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में ध्यान रखा जाता है कि वह सीख बन जाता है। कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सीख की रंग बिरंगी टोकरियां के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति की कलापूर्ण शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज कर बनाए जाते हैं उनमें सौंदर्य और उपयोगिता का अनुभूति और मिश्रित दिखाई पड़ता है। किंतु सबसे मनोहर तथा नववधु एक अनोखा अलंकरण का मात्र आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर पति के पास खेत में जाती है। नववधु जब पहली इस कर्तव्य को निभानी जाती है तो अपने मस्तक पर एक सिंदूर सुंदर पीढ़ा रखती है जिसमें 3 लेटे वैनिया की भांति लटकी रहती है। हर लट में धवल सीपों का और एक विशेष का सफ़ेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सीके की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा जाता है। टोकरी के दोनों हाथों को संभाले जब लाज भरी सुहावती वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है, तब सीप की बानियाँ रज कनकों की भांति झंकृत हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपनी प्रियतम को कलेऊ लेकर जा रही है। इस मधुर और स्कंद संस्कृति की अपेक्षा धांगरों की सामाजिक जीवन का अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। ओड़वों नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाते हैं और यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ती है। भाषा में भोजपुरी और ओड़वों का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनकर आते हैं और गीतों के मधुर व्यंजना के बीच प्रसन्न की छवि दिखाए जाते हैं। रीछ, शेर, हिरन, अग्नि निसंग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिलकर कूद रहे हैं। लग रहा है कि सदियों से नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उड़ गए हों और निबंध नर नारियों की आदिम किंतु सुस्मिता भरी झांकी मिली।
और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन भरे गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादिगिज-पूर्ण का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनि होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद यह शायद इन कीर्तनों की ध्वनि तीने ताने छोटी हुई है होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़ियाँ मुखर हो जाए। उल्लास रीति रिवाज चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठता है। धरती देती है, किंतु यहाँ का जन जीवन समृद्धि नहीं बन सकता। बेतिया राज जमींदार में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बिरंगे और इसलिए, किंतु नील के पश्चात देशों में बहुत मांगे थी। लाखों संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी और किंतु रैयत के कोई लाभ नहीं हुआ। इस बेतिया राज्य से बहुत कम आगत गई और हजारों एकड़ जमीन इन गोरों ठेकेदारों ने ले ली थी। ठेके देहात में इन भव्य कोठियों खड़ी होती गई। किसानों को जबरदस्त नील की खेती करवाई गई। हर 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों का इजाद हुआ तब नील की मांग कम हो गई। तभी यह ज़बरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठा से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूरन किए हुए मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दे। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इसे नीलहे साहब निष्खडमतन साम्राज्य था। उन दिनों में जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होता तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। यह साहब बीमार पड़ता तो रैयत के इलाज से वसूली होती थी। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गहरी कमाई में से कुछ देना पड़ता था। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था कि एमन भीषण आतंक था। एमन साहब का किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को भी जेल में ठूस देना, यह रोज़ का काम था। अरे यार, ऐसा होता तो क्या मतलब, भगत सिंह के ही सामर्थ्य पर चलना चाहिए था। सारे अंग्रेज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए था। उसको सुलह, उसमें बातचीत करने की कोई बात ही नहीं है। नीलहे गोरों के साथ हाथ का पुतला उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात के डाक बंगले नहीं बनते थे। वे सभी साहबों को कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुँचे, इसलिए गंगा का पुल बनाने का स्कीम तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह बरसों तक चंपारण के गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में पनपता रहा और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस आलम ने सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। स्वतंत्रता युद्ध के महानाटक में उस नंदी पाठ को मानव सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। यदि यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूँगा, पर सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, उन सभी स्थानों की रज लगाने जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला। मुझे कुछ उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे। सोने का में सुहागा मोतिहारी में मिले थे। श्री राम दयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथ में हुआ था, एवं श्री हरवंश सराय जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे और वे वकीलों में थे जो
उस आंदोलन में उसके सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात की और देर तक बातें हुई। रामनवमी बाबू राजेंद्र बाबू इन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रणी थे। जिसे तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी के चंपारण जाना स्वीकार किया गया। वो राजकुमार शुक्ल सन 17 के पहले से ही रामदयाल सिंह शाह के श्री रामनवमी प्रसाद जी और श्री हर्षवर्धन सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। राजकुमार शुक्ल के 50 के आसपास मृत्यु हो गई थी, किंतु मेरे अविस्मरणीय अनुभव रहा है कि भितरवा गांव में, यहाँ गांव का अमोलवा के निकट है, जहाँ सन 17 में एमन साहब की तूती बोली थी। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार की चुंगल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता के सामाजिक अवस्था के सुधार का श्री गणेश किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव का किसानों की शिकायतें का अध्ययन करने से गांधी जी जा रहे थे, तो उसके साथ दूर जाना था। हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने की में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यार्थियों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिनों के बाद 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए हैं। बरहड़वा, मधुबनी और भितरवा कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता के तीनों गांवों में तैनात। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा कि सुदूर भितरवा गांव में, यह गांव का अमोलवा के निकट है, सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी कि जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चुंगल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता के सामाजिक अवस्था को सुधारने का श्री गणेश किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतें का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे, तो उसके साथ दूर जाना। हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने की शिक्षा की महत्ता का विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, न केवल आर्थिक समस्या की सुलझाने के लिए। उन्होंने कहा कि चंपारण में कुछ सामाजिक विद्यार्थियों की स्थापना करना चाहते थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने 3 गांवों के आश्रम विद्यालय की स्थापना बरहड़वा, मधुबनी और भितरवा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने 3 गांवों में तैनात किए। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से थे। बरहड़वा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिकाबाई गोखले ने चलाया। साथ ही देवदास गांधी भी थे। मधुबनी में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ थे। भितरवा के अध्यक्ष थे वायुविरोधी डॉक्टर देव और सोपान जी। बाद में वहाँ पुंडलीक जीत गए। स्वयं कस्तूरबा भितरवा आश्रम में रही और इस कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती रही। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र में चंपारण के तत्कालीन कलेक्टर जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। मैं इन स्कूलों में किसी तरह का नापा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौने बनाती है। अपने प्रयोग में वर्तमान
पद्धति के गुणों का ग्रहण करते हुए मैं उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूँगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो संस्कृत और चरित्र में जिसका निष्कुल्प हो। मैं तो इस ऐसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य से प्राप्त की एक साधन मात्र है। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ देंगे। ये जो ज्ञान स्कूल में प्राप्त करके उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन के परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी ने इन आदर्शों का भीतरवा में कार्यान्वित करने की चेष्टा की है। उन भीतरवा में मैं पहुंचता हूं और मेरा भाग्य देखिए, मैं उसी दिन वहां पहुंचते थे। श्री पंडुलिक जी सन 17 में इन्हीं पंडुलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया। भीतरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए, ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें जिले के निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पंडुलिक जी आ जाते हैं। उसके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पंडुलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज़ साक्षी है उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पंडुलिक जी ने कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे और वो मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है कि गांव में गांधी जी का आश्रय देने के किसी को हिम्मत नहीं पड़ी। मठ के महंत ने एक मुहड़ के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहें और आश्रम वो चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने भी जला दिया। बाद में एक खपरेल का भावना बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बोधिया और मोतिहारी में रहते। पंडुलिक जी के 3-4 शिष्य भी। पंडुलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम आया और कायदा था कि साहब जब आए तो गृहिणी उसके घोड़े की लगाम पकड़े तो गृहपति उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पंडुलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरे कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं चाहूँगा। पंडुलिक जी ने गांधी जी से सीखा निर्भीकता यानी कि निडरता। वही निडरता हम लोग पढ़ सकते हैं उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निडरता थी। आज जब हम स्वतंत्रता वातावरण में स्वच्छता से भी नर्तन देखते हैं तो शायद हम यह निरंकुशता के आतंक का भी अंदाज नहीं लगा सकते कि जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कालापन करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद अंधकार को चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उसकी दूसरी सीख को हमारा अशिक्षित समाज हृदय यमन नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी नहीं हो। अधिकांश पत्र अंग्रेजी अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अतिरंजनपूर्ण। आजकल का ज़माना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छपवाते। क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, किंतु गांधी जी हर बात को तोतले स्वयं सत्यापन करते, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी
इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। किसी गांव के अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते या राजेंद्र बाबू या अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच कराते। असल में जब 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले मैं अपनी आँखों से देखे बिना, इस बात की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन को संबल था। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना ही सामान्य व्यवहार है। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। आज सत्य धूल धूसरित हो गई है, जैसे भीतरवा में आश्रम भी उपेक्षित है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथ अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रही है। गांधी नीति गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों को कुछ स्मारक बना रही है लोग, लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? भीतरवा के पास रामपुरवा, जहाँ ध्वस्त पड़े रहे दो अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था दूसरे पर बैल, पुष्ट मौर्य काल के नमूने। शायद रामपुरवा कोई बुद्ध तीर्थ स्थल रहा हो, गंडक नदी के किनारे पर कोई बुद्ध स्थल हो। कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, आड़ेजरा, कोचरिया, जानकीगढ़ और वैशाली। कुशीनगर गोरखपुर जिले में। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को नारायणा कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण इसी के प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों द्वारा कराया गया था जिन्होंने बोध गया में मंदिर बनवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत शरीर का भस्म किया था, एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी अनेक स्तूपों बनाए हैं। स्मरण बने गंडक के पूर्व तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। इसका मुकाबला जावा का बरगुद मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका कला काल निर्णय नहीं हो पाया है। 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्त के इस स्तूप का शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहाँ एक छायाकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजन पत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी के एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूर पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कालपूर्ण स्तंभ है। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में आरेजरा स्तंभ पर अंकित लेख में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महामात्रों का जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका आदेश है। पशुवध की मानहानि की गई है। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों को याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर में गगनस्पर्शी सिंह की भागमिता और उनके नीचे खुदे लेखकों को देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले प्रतापी किंतु करुणा स्वर में की प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितना खड़ा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए कितना भी चुनौतीपूर्ण है। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भीतरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिकनाथोरी तक जाती है। नाम के पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु भिकनी शब्द में सामने देखते हैं जाते हैं। लुम्बिनी और नेपाल, फायान और ह्वेनसांग भी इसी पक्ष से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टीले खुदाई
खुदाई की प्रतीक्षा में सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए पड़े हैं। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली, यही तो है पथ अथाह जिसके भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्र लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर का गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत यह अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए। बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बलपाली ने तथागत का अपना आगमनकारी समर्पित किया और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इसी पुण्य धरोहर को भूल गया है। ऐसी ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय के तलहटी में भैंस लोटन का महत्ता को भूल से गए हैं। जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चटनी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा कि घड़ियालों का निवास स्थल किंवदंतियाँ हैं। गजगराह की लड़ाई वहीं शुरू हुई। पंचनंद नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचनंद के कुछ ऊपर तमास नदी मिलती है। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। इस गंडक के सहारे चलते चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा का संगम हरिहर क्षेत्र मिलता है, जहाँ कहते हैं कि गजग्राह का युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। वर्तमान में अतीत का अंतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इनके किनारे तप और तेज पाया है, किंतु गंडक अब कभी गंभीर न बन पाई और इसलिए इसके किनारे तीर्थस्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर ऐसे तीर्थ का मानव समाधियाँ बिखरी पड़ी है जो शायद अवसर मिलने पर भी अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। पर गंडक तो उछल कन्या की तरह रही है। ज्येष्ठता सहोदरा गंगा का गांभीर्य इसे सुहाया नहीं है। तब अतीत का कौन सा स्मृति गंडक को छोड़ गई है। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज से गंडक के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिखाई पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं, परंतु सभी सास्य समैल्य धरती रूपी गगन के वैशाली अंतस में टिकी हुई बदहालियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल इन तालों को कहते हैं। चौर और मन चौर उथले ताल जिनमें पानी जड़ों और गर्मियों में कम हो जाते हैं, खेती भी कम हो जाती है। मन विशाल और गहरे ताल है। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है। गंडक के उच्चृंग नर्तक के समय बिखरे हुए आभूषण है। मानो यह मन और चौर बाढ़ आई तो तटों का उल्लेखन कर नदी के दूसरा पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए थे। ये चौर और मन जिसकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गया। ऐसे ही एक ताल है सर मैया बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुंचकर एक नए मनोरम के किनारे त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुए था। बोधिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित कर रखा और यह 130 एकड़ रकबे के अभय क्षेत्र हैं। जंगल विभाग की ओर से सागौन, यूकलिप्टस, आम इत्यादि वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद हमने मन के किनारे से पूछा, विशाल ताल बीच धूप में 3 और जलराशि नौकावाहिर को निकाले
नन्ही लहरिया पर चांदनी के प्रतिबंध भगोत बार बार झलक दिखाकर अंतर्गत हो जाते हैं। नौका आगे बढ़ी, सामने रजत राशि निस्सीम, बाईं तरफ द्वीप और कलमपत्र और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका के ग्रसन को आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा कि जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। बात यह है कि शताब्दियों से यह किनारे पर लगाए जाने जामुन के वृक्ष समूहों के जामुन के अनगिनत फल गिरते रहे हैं और इस तरह समैया के जल में वैदिक सिद्धांत और अनुसार शोध होता रहता है। विद्यानगर से अनेक अमीर बीमार इस जल में घड़ों को मांगते हैं। सरैया मन का जल स्थिर है निबंध, किंतु गंडक नदी के जल के सदियों से चंचल रहा है। इसके इतने तीर्थ घोड़े हैं, वह कोई वरदान दे सके कि उन असंख्य प्राणियों का जो इन घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इस ध्वस्त स्तूप को देखा, वहां एक प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपाय खंडहर नहीं हैं, इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं, लेकिन नई कुदालियों और फव्वर की छाप, नए पौरुष की छाप इन पर। ये प्राचीरें गंडक घाटी योजना किनारों के तटबंध जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेंगे, 68.5 मील उत्तर प्रदेश गोरखपुर देवरिया जिले में और शेष बिहार के सारण जिले में। पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और तुहारू विशाल क्षेत्र का आवासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। भैंसा लोटन से यह नहरें निकलेगी और वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन का आपासी इन नहरों से होगा। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। भैंसा लोटन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे हैं। मोटर बोट गंडक के वृक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही है और इंजीनियर मुझे बैराज और नहरों के टेक्नोलॉजी की बातें समझाते रहते हैं और मैं सोचता रहता हूँ कि शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्रह की लड़ाई अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के ग्रह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण कर रहा है। यह धारे नारायण के अनेक भुजाएं और बिजली की तारों का जाल ही उसके त्राणकर्ता चक्र है और मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भावना के नूतन विराट विधाता, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा की कवि और कलाओं अंकित करे ना करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों के प्राण संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योति उठेंगे। ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ रायनी, ओ महागंडक, युगों के दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुम को, अनगिनत तीर्थों को ठुकरा दिया, पर आज तेरे पूजने के लिए मंदिरों की प्रतिष्ठा हो रही है। उनकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा न पाएगी। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। मिलते हैं।